welcome to today's our last class for the chapter chemical reactions and equations. So till now we are well versed with all types of the reactions, and basically the redox reactions were the important kind of reactions which we need to learn because we will be having lot of application of these kind of reactions. So in today's class basically we are going to discuss about the applications of oxidation reaction in our daily life. So oxidation reactions की वजह से क्या क्या चीजें होती है. First of all, the gases which are released from the exhausts of factories or the vehicles are actually oxidized in air to produce some toxic gases. Like अगर हमारे जो fossil fuels है, we know that fossil fuels contain small amounts of sulfur, hydrogen, carbon and various other components, right? नाइट्रोजन भी होता है. तो अगर हमारा फ्यूल इनकम्प्लीटली कंबस्ट हो या कम्प्लीटली कंबस्ट भी हो तो उसमें कुछ अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स या नाइट्रोजन या सल्फर बाहर निकल जाता है. एज इट इज एयर में सस्पेंड होता है एग्जॉस्ट के थ्रू बाहर आके, या फिर वो जो साइलेंसर कहते हैं गाड़ी को उसमें से बाहर निकल के. तो उस स्मोक में जब ये पार्टिकल्स होते हैं तो वो एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसेस बनाते हैं जो एक्चुअली हमारे एटमॉस्फेयर के लिए अच्छी नहीं है बिकॉज दे कॉज ग्लोबल वार्मिंग, राइट? So air pollution is the major drawback कहना चाहिए of oxidation reaction या फिर result of oxidation reaction. Another result of oxidation reaction, all kinds of combustion reactions or oxidation reaction, क्योंकि combustion मतलब the burning of any substance in presence of oxygen to produce carbon dioxide and water vapor, right? तो अगर कोई भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में चीज जल रही है मतलब वो ऑक्सीजन से कंबाइन हो रही है, रिएक्ट हो रही है, मतलब कि ऑक्सीडाइज हो रही है. अगर ऑक्सीजन ही नहीं होगा तो कभी किसी चीज का कंबशन ही पॉसिबल नहीं है. ठीक है. नेक्स्ट अनदर एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज कोरोजन ऑफ मेटल्स. कोरोजन ऑफ मेटल्स मतलब क्या? द डिटोरिएशन ऑफ क्वालिटी ऑफ मेटल ड्यू टू द अटैक ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस और मॉइस्चर ऑन इट्स सरफेस इज नोन एज कोरोजन ऑफ इट. ठीक है. Corrosion. The corrosion of any metal means the deterioration of its quality due to the attack of atmospheric gases or moisture on its surface. ठीक है. अब सपोज आयरन का कोई मेटल है, बहुत समय के लिए आयरन का रॉड कोई आपने बाहर रख के छोड़ दिया, कुछ दिनों बाद आप उसको ऑब्जर्व करो स्पेशली रेनी सीजन में, तो आपको ऑब्जर्वेशन करते वक्त क्या ऑब्जर्व होता है कि उसपे कुछ रेडिश ब्राउनिश लेयर फॉर्म हो गया जो टूट टूट के नीचे भी गिरता है. जब आप उसको रब करो तो वो एकदम छिलके बन के पतले पतले नीचे गिर जाता है. सो दैट लेयर इज नथिंग बट रस्ट. आप हिंदी में बोलते हो जंग लग गया, है ना? तो आयरन को जंग लगता है, रस्ट लगता है. तो रस्ट क्यों लग रहा है? क्योंकि आयरन एयर में जो ऑक्सीजन है उसके साथ कंबाइन हो रहा है प्लस मॉइस्चर के साथ कंबाइन हो रहा है. सो आयरन एक्चुअली कंबाइंस विद x मॉलिक्यूल्स ऑफ मॉइस्चर एंड 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन. 4 एटम्स ऑफ आयरन कंबाइन होते हैं. ठीक है. टू प्रोड्यूस फेरिक ऑक्साइड और डॉट XH2O. ठीक है. इसको बैलेंस करना है. तो ये जो कंपाउंड बनता है इसको बोलते हैं रस्ट, जो रेड ब्राउन छिलके के समान वहां पे गिरता है. अब ये कैसे होता है? आयरन मेटल रॉड है. ठीक है. मेटल रॉड के अंदर क्या होगा? आयरन के एटम्स होंगे. मेटल है, मेटल बिलीव्स इन गिविंग इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होते हैं तो दे विल डोनेट इलेक्ट्रॉन्स टू बिकम स्टेबल, राइट? तो जब इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं तो मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं. तो ड्यू टू सम फोर्सेस एक साइड पे पूरे इलेक्ट्रॉन्स अक्यूमुलेट हो जाते हैं, दूसरे साइड पे पॉजिटिव आयंस अक्यूमुलेट हो जाते हैं. तो एक साइड पे हमारे पास Fe3+ पूरा का पूरा आ जाता है. तो ये बनता है हमारा एनोड एंड और अदर साइड बनता है कैथोड एंड ऑफ दैट रॉड. अब ये Fe3 पॉजिटिव आयंस एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन आयंस के साथ या मॉइस्चर के जो भी पार्टिकल्स है उनके साथ जल्दी से बहुत रेडिली रिएक्ट करते हैं और इस वजह से क्विकली रस्ट का फॉर्मेशन होता है. ठीक है. तो जनरली ये जो एनोड साइड है ये बाहर के सरफेस पे होता है मेटल के. अगर ये आपको इन डेप्थ नहीं समझ रहा है इट्स ओके, बट इतना समझ लो कि मॉइस्चर और ऑक्सीजन की वजह से आयरन जो है वो कन्वर्ट होता है फेरिक ऑक्साइड में. जब 3+ है तो फेरिक है और फेरिक ऑक्साइड विद x मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 इज नोन एज रस्ट. ठीक है. अब ये रस्टिंग ऑफ आयरन का कितना बड़ा नुकसान है हमें कि आयरन का मेटल जो है वो डिस्ट्रॉय होके ब्रेक डाउन होके फ्लेक्स के फॉर्म में नीचे गिरता है तो हमारा मेटल धीरे धीरे पूरा डिस्ट्रक्ट हो जाएगा, राइट? एंड एनी अदर ड्रॉबैक कि हमें ये मेटल कभी यूज करने नहीं मिलेगा. सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बाहर का सरफेस खराब होगा, गिर जाएगा, न्यू सरफेस एक्सपोज होगा, वो भी रस्ट होगा, वो भी गिर जाएगा. इस तरीके से स्टार्ट टू एंड पूरा मेटल हमारा खराब हो जाएगा. ठीक है. अब
मॉइस्चर और ऑक्सीजन दोनों जरूरी है आयरन के रस्टिंग के लिए। एक सिंपल एग्जांपल, एक एक्सपेरिमेंट आप घर पे कर सकते हो। कोई आपके पास ग्लास होगा, उस ग्लास में आप पानी डालो, उसके ऊपर ऑयल का लेयर डाल दो, सो दैट पानी के अंदर ऑक्सीजन ना और डिसॉल्व हो सके, ठीक है, कांटेक्ट ब्रेक हो जाए वाटर का ऑक्सीजन से। अब उसमें आयरन नेल डिप करके कुछ दिन के लिए रख दो। आप चाहे जितने दिन मर्जी के बाद उसको जाके चेक करोगे, मेक श्योर कि ऑयल का लेयर अच्छा खासा थिक हो, सो दैट बिल्कुल ही एयर का कॉन्टेक्ट ना हो पाए वाटर के साथ। तो आपका आयरन नेल एज इट इज रहेगा, उसमें कोई रस्टिंग नहीं हुआ रहेगा, जबकि वो वाटर के कांटेक्ट में है कंटिन्यूअसली, ठीक है। तो ये क्या एक्सपेरिमेंट शो करता है कि सिर्फ वाटर काफी नहीं है, ऑक्सीजन भी चाहिए रस्ट करने के लिए। सेकंड, आप क्या कर सकते हो कि अगर आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड का मतलब जो क्विक लाइम है, वो चूना जिसे कहते हैं, वो अवेलेबल है, ठीक है, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के पेबल्स है, या ऐसी कोई चीज है जो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करती है, तो आप वो चीज के ग्लास में उसको भर दो, उसके पाउडर में आयरन नेल को डिप कर दो, ठीक है, और ग्लास को पूरी तरह से पैक कर दो, सील पैक। फिर ऑब्जर्व करो कुछ दिन बाद, यू विल ऑब्जर्व कि वो उस ग्लास के अंदर एम्प्टी स्पेस में ऑक्सीजन थी जो आयरन नेल के कांटेक्ट में आ रही थी, बट देयर वाज नो मॉइस्चर। मॉइस्चर तो था वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम ऑक्साइड जो भी आप यूज करोगे, उसने पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर लिया है। तो आपको क्या पता चला कि मॉइस्चर भी जरूरी था, तभी ये रस्ट हो सकता था, नहीं था सिर्फ ऑक्सीजन था इसलिए रस्ट नहीं हुआ। इसके बाद आयरन नेल को आप कहीं पे भी खुला ऐसे रख दो हवा में, थोड़े दिन बाद ऑब्जर्व करोगे तो ऑब्वियसली विल ऑब्जर्व सम रस्टिंग ऑन इट। तो क्यों? क्योंकि एयर में मॉइस्चर और ऑक्सीजन दोनों है, स्पेशली रेनी सीजन में तो बहुत ज्यादा। सो दिस रिएक्शन रस्टिंग ऑफ आयरन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, क्योंकि कंबाइनिंग हो रहा है यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ आयरन का, ऑक्सीजन आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है। नेक्स्ट, दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज स्लो कंबशन रिएक्शन, बिकॉज ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है और इसमें थोड़ा सा स्लाइड सा हीट भी प्रोड्यूस हो रहा है। जो आयरन का रस्टिंग है उस रिएक्शन में एट द एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट, थोड़ा सा मेटल गर्म होता है, ठीक है, तो हीट रिलीज हो रहा है, मतलब कंबशन हो रहा है या फिर एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, अब जब हम कॉपर की बात करते हैं, कॉपर मेटल जो है CO2 और O2 और मॉइस्चर तीनों की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होता है टू प्रोड्यूस बेसिक कॉपर कार्बोनेट। सो कॉपर कार्बोनेट CuCO3 एंड बेसिक क्यों? क्योंकि CuOH ट्वाइस बना है, इट इज ग्रीन इन कलर। और जब रस्टिंग ऑफ कॉपर होता है तो इसको हम टार्निशिंग ऑफ कॉपर कहते हैं, टार्निशिंग, ठीक है। इफ यू नॉट एबल टू सी इट, जस्ट लिसन टू मी क्लियरली, ठीक है, टार्निशिंग ऑफ कॉपर। तो कॉपर का वेसल कहीं घर पे होगा आपके, उसके आजू बाजू आपने कुछ ग्रीनिश या ब्लैकिश लेयर ऑब्जर्व की होगी, दैट इज ऑफ बेसिक कॉपर कार्बोनेट। नेक्स्ट, सिल्वर के मेटल के गहने जो होते हैं वो कुछ समय बाद ब्लैक पड़ जाते हैं, गोल्ड के ऑर्नामेंट्स होते हैं वो ब्लैक पड़ जाते हैं, क्यों? क्योंकि उनका भी ऑक्सीडेशन होता है। एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट कुछ गैसेस होती है जिनके साथ सिल्वर और गोल्ड मेटल रिएक्ट करता है। बेसिकली सिल्वर रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन सल्फाइड गैस टू प्रोड्यूस सिल्वर सल्फाइड एंड हाइड्रोजन गैस गेट्स रिलीज्ड। तो सिल्वर सल्फाइड जो है ये ब्लैक इन कलर होता है, ठीक है, इस वजह से हमारा चांदी का जो मेटल है वो काला पड़ जाता है, क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर सल्फाइड लेयर हो जाता है उसके अपर सरफेस के मेटल पे, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि हमारा मेटल जो है वो ऑक्सीडाइज हो गया। ऑक्सीडाइज, आजकल ऑक्सीडाइज मेटल का तो बहुत ज्यादा फैशन है, ठीक है। नेक्स्ट, कॉपर अगेन सॉरी, ठीक है, कॉपर का ये कंबशन रिएक्शन है, ये ऑक्सीडेशन नहीं है, ऑक्सीडेशन है मतलब सॉरी, ये कोरोजन नहीं है। नेक्स्ट, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन जब होता है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिलता है। अब इन सारी केसेस में हमारा जो ऑक्सीडेशन है वो खराब है। ऑक्सीडेशन इज नॉट यूजफुल बिकॉज इट इज डिटोरिएटिंग द क्वालिटी ऑफ द मेटल। मुझे सिल्वर चाहिए था, सिल्वर सल्फाइड मिल रहा है, काला मिल रहा है, वो भी चांदी की चमक खराब हो रही है, राइट। आयरन तो टूट टूट के गिर रहा है फ्लेक्स में, कॉपर भी बेसिक कॉपर कार्बोनेट बना रहा है विच इज टॉक्सिक। अगर इस वेसल में हम कुछ डाल के कंज्यूम करेंगे तो हो सकता है कुछ टॉक्सिक एलिमेंट्स वहां पे प्रोड्यूस हो जाए जो हमें हार्म करे, तो इट वोंट बी यूजफुल, राइट। अब हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन गिव रीजन आता है, गिव रीजन वाई कॉपर वेसल्स आर क्लीन विद लेमन जूस, ठीक है। जनरली आप तांबे के बर्तन को किससे क्लीन करते हो? तो कुछ फ्रेंड्स के माइंड में क्लिक होगा पिताम्बरी। व्हाट इज पिताम्बरी? पिताम्बरी इज नथिंग बट एक लिक्विड या पाउडर होता है जिसमें लेमन होता है, नींबू की शक्ति होती है, 100 नींबू की शक्ति सुने होगी ऐड में, है ना। तो लेमन को क्यों क्लीन किया जाता है लेमन से? क्योंकि लेमन कंसिस्ट ऑफ साइट्रिक एसिड, राइट, एसिडिक है, और ये क्या है, बेसिक लेयर बन रहा है, तो एसिड प्लस बेस न्यूट्रलाइजेशन होगा, सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा, तो हमारा जो तांबा है वो अच्छे से क्लीन हो जाएगा। हेंस कॉपर वेसल्स आर वॉश्ड विद लेमन और लेमन कंटेनिंग सम अदर प्रोडक्ट्स, राइट, ठीक है। तो ये तीनों केसेस में कोरोजन हार्मफुल है, बट एल्यूमिनियम की केस में एक्सेप्शन है, यहाँ पे कुछ अच्छा होता है, कोरोजन इज समटाइम्स यूजफुल टू अस, दैट इज इन केस ऑफ एल्यूमिनियम।
When aluminium gets oxidized with the help of oxygen, there is a production of aluminium oxide, which is a very thick and strong layer. तो ये लेयर क्या करती है, आउटर सरफेस पे अगर ऑक्सीडेशन हो गया तो ये थिक लेयर फॉर्म होके अंदर का जो एल्यूमिनियम मेटल है उसको प्रोटेक्ट करेगी. ये बैरियर के समान काम करेगी कि फर्दर ऑक्सीजन की वजह से अंदर की लेयर का ऑक्सीडेशन ना हो सके. ठीक है. सो गिव रीजन व्हाई ऑक्सीडेशन ऑफ एल्यूमिनियम इज यूजफुल. Another type of question which may be asked कि give an example where oxidation or corrosion proves to be very beneficial. ठीक है, तो यहाँ पे आप एल्यूमिनियम का एग्जाम्पल दोगे. ठीक है, आंसर क्या लिखोगे कि ये जो लेयर है ये बहुत टफ है, बिकॉज ऑफ विच इट बिहेव्स एज अ बैरियर एंड इट प्रिवेंट्स द इनर मेटल टू गेट ऑक्सीडाइज्ड फर्दर. ठीक है. अब ये इस वजह से एल्यूमिनियम जो है आजकल जो जैसे बुर्ज खलीफा है, टॉलेस्ट बिल्डिंग ऑफ द वर्ल्ड, वो आयरन से नहीं बना है. बाकी सारे बिल्डिंग में आयरन के रॉड्स होते हैं, बुर्ज खलीफा में एल्यूमिनियम मेटल यूज किया गया है. ठीक है. तो वी आर स्विचिंग टूवर्ड्स एल्यूमिनियम मेटल एज कोरोजन इज वेरी यूजफुल इन दिस मेटल. ठीक है. नेक्स्ट, now let's learn towards the learn the ways which are used to prevent corrosion. अब corrosion हो रहा है हमें पता है, तो इससे बचने के क्या तरीके हैं. फर्स्ट, we apply paint or grease or oil over the layer of the metal to prevent its contact with the air so that its oxidation may be prevented. Right, corrosion रोक सकते हैं, तो we apply paint or oil or grease. Second, we apply or the mix the metal which we want to protect from being corroded with some other metal, or we apply the coat of some other metal on that main metal. जैसे कि आपका बाइसाइकिल है, बाइसाइकिल इज मेड अप ऑफ आयरन बट उसके ऊपर सिल्वर शाइन होता है, क्यों? दैट इज ऑफ जिंक. ठीक है, तो हम जिंक का कोटिंग कर देते हैं हमारे मेन आयरन मेटल के ऊपर. सो दिस प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग कोटिंग ऑफ जिंक ऑन द मेन मेटल विच वी नीड टू प्रोटेक्ट इज नोन एज गैल्वेनाइजेशन. Galvanization is the procedure of applying coating of zinc on iron so that iron can be protected against corrosion. ठीक है. अब क्यों? क्योंकि बाइसाइकिल जिंक का नहीं बना सकते, जिंक इज सॉफ्टर देन आयरन, आयरन थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो ज्यादा समय तक ड्यूरेबिलिटी बनी रहेगी हमारी साइकिल की, इसलिए हमें आयरन से ही साइकिल बनाना है. लेकिन उसको बचाना जरूरी है, इसलिए हम जिंक का गैल्वेनाइजेशन करते हैं या फिर उसको पेंट और ऑयल करके रखते हैं ऑलवेज. ठीक है. थर्ड वे ऑफ प्रिवेंटिंग कोरोजन इज alloying द मेटल्स. अलॉय क्या होता है? अलॉय इज अ मिक्सचर ऑफ एनी मेटल विद सम अदर एलिमेंट मतलब कोई भी मेटल या नॉन मेटल भी हो सकता है. ठीक है. तो जैसे आयरन में हमने अगर कार्बन या फिर क्रोमियम मिलाया, या फिर नहीं, साथ में कार्बन में मिलाया, क्रोमियम में मिलाया, तो बनता है स्टेनलेस स्टील, जिसके आपके घर में यूटेंसिल्स बने हुए बर्तन. कभी आपने अपने बर्तनों को रस्ट लगते हुए देखा है? कभी यूटेंसिल्स को रस्ट लगते देखा है, जबकि वो भी आयरन की ही है? क्यों नहीं देखा? क्योंकि 99% उसमें आयरन है, लेकिन जो बाकी का 1% है दैट इज क्रोमियम एंड कार्बन, which is responsible for changing its property and which is responsible to protect it against corrosion. ठीक है. तो alloying is used to change the physical properties, to increase the strength, to increase the melting और boiling point, या फिर कम करने के लिए भी melting boiling point, किसी बहुत हाईली जिनका बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है उनका रिड्यूस करने के लिए भी alloying यूज किया जाता है. ठीक है. तो alloying is such a versatile method. Okay, so these are the ways to prevent corrosion. अब नेक्स्ट ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एप्लीकेशन क्या है आफ्टर पॉल्यूशन, कंबशन, कोरोजन? नेक्स्ट है रैंसिडिटी. रैंसिडिटी मींस the oxidation of oils and fats present in your food material because of which they start giving off foul smell. तो जब ये फाउल स्मेल आने लगता है तो हम बोलते हैं खाना बासा हो गया है, सड़ गया है, या खाने लायक नहीं बचा है, नॉन एडिबल है. ठीक है, इनएडिबल है. तो ऐसा कब होता है? जब उसके अंदर के ऑयल या फैट्स जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं. सो दिस प्रोसेस इज नोन एज रैंसिडिटी, और खाने को हम बोलते हैं रैंसिड हो गया. तो रैंसिडिटी से बचने के लिए भी कुछ तरीके हैं, 5 तरीके यूज किए जाते हैं. पहला, आप उसको किसी एयर टाइट कंटेनर में सील पैक करके रखो. दूसरा, उसको आप सनलाइट से प्रोटेक्ट करके रखो. तीसरा, आप उसको रेफ्रिजरेटर में ठंडे टेम्परेचर पे रखो ताकि हीट से दूर रहेगा, तो उसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन नहीं होगा, क्योंकि टेम्परेचर वर्क समवट लाइक कैटलिस्ट, जो रेट ऑफ रिएक्शन चेंज कर सकता है. राइट. नेक्स्ट, आप क्या कर सकते हो कि जो आप टाइम टू टाइम उसको कुक करने के लिए गर्म करो, या फिर आप उसमें प्रिजर्वेटिव्स ऐड कर सकते हो. राइट. प्रिजर्वेटिव्स टू सेव प्रोटेक्टेड टू प्रिवेंट इट्स ऑक्सीडेशन. नेक्स्ट, आप लास्ट में क्या कर सकते हो कि जैसे लेस का पैकेट है जिसमें आपके चिप्स होते हैं, चिप्स के ऊपर ऑयल होता है, तो उनका ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए हम उनका एयर से कांटेक्ट ब्रेक करने के लिए उसके अंदर नाइट्रोजन गैस फ्लश करते हैं. ओके, सो चिप्स पैकेट्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन गैस. गिव रीजन. दे आर flushed with nitrogen gas as nitrogen is the least reactive, one of the least reactive gases
which prevents the contact of the chips with air and hence prevents its oxidation. Clear? लास्ट इंपॉर्टेंट तरीका क्या होगा कि आप उसमें केमिकल कंपाउंड्स ऐड कर सकते हो विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन. ऐसे सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स. एंटीऑक्सीडेंट्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड मटेरियल्स. और दो तरीके के एंटीऑक्सीडेंट होते हैं मेनली, भा BHA भा एंड BHT भट. ठीक है, भा एंड भट इसी तरीके से याद रखो. ठीक है, भा BHA एंड BHT. भा BHA मीन्स ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सिल एनिसोल एंड भट इज ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सिल टॉलिन. ठीक है, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सिल एनिसोल एंड ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सिल टॉलिन. सो विद दिस ये पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है. 4 एप्लीकेशंस के साथ ऑक्सीडेशन के, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के साथ और कुछ केमिकल रिएक्शन इक्वेशन क्या होता है और उनकी लिमिटेशंस क्या है और फिर हमने कैसे उनकी रेमेडीज ढूंढी, ये सारी चीजों के साथ. ठीक है, तो इसमें से इंपॉर्टेंट आपको मास, लॉ ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास अच्छे से आना चाहिए, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के सारे डेफिनेशंस आना चाहिए, रिएक्टिविटी सीरीज आनी चाहिए, कोरोजन और रेंसिडिटी का पार्ट आना चाहिए. बस इससे ज्यादा इस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते नहीं है. और बैलेंसिंग ऑफ द इक्वेशन का कंपलसरी 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है. सो वर्क ऑन दैट. ठीक है, प्रॉपर फिजिकल स्टेट्स और नाम के साथ. So let's stop for the day. Thank you and have a good day. We'll start with another chapter, but before that we need to practice this hard and test जरूर होगा अगली क्लास में इसका, तो prepare करते रहिए चैप्टर. Thank you.